Now, what I want is fact. Teach these boys and girls nothing but fact. Facts alone are wanted in life. यह वाक्य किसी आधुनिक मैनेजमेंट गुरु का नहीं, बल्कि 1954 में प्रकाशित चार्ल्स डिकेंस के प्रसिद्ध उपन्यास हार्ड टाइम्स के एक पात्र श्री ग्रैट ग्राइंड का उद्घोष। ग्रैट ग्राइंड जो एनलाइटमेंट द्वारा पैदा की गई तर्कवादी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उद्घोष आज के हमारे स्कूलों, हमारे ऑफिसों या कार्यालयों और हमारे शहरों में गूंजता नहीं? आज हम बात करेंगे डिकेंस के उस उपन्यास की जो केवल औद्योगिक इंग्लैंड की ही कहानी नहीं है, बल्कि आपके और मेरे शहर की, हमारी जिंदगी की कहानी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष एक बार फिर हाजिर हूँ आपके जाने पहचाने YouTube चैनल युग तेवर के मंच। हार्ड टाइम्स की कहानी घटती है एक काल्पनिक शहर कोकटाउन। कोकटाउन यानी कोयले का शहर। डिकेंस इस शहर का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। धूप वाला मध्य ग्रीष्मकालीन दिन जो कभी कभी कोकटाउन में भी आता था। दूर से शहर धुएं और धुंध की भारी चादर में लिपटा हुआ, सड़कें तपती और धूल भरी थी। पूरा शहर जैसे तेल में सना हुआ, स्टीम इंजन चमक रहे थे, मजदूरों के कपड़े गंदे थे। वहां बहने वाली नदी स्याही जैसी काली और गाढ़ी झाग उगलती और बदबू फैलाती हुई थी। बताइए, क्या यह वर्णन आपको दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई की याद नहीं दिलाता? क्योंकि कोकटाउन कोई दूर स्थित शहर नहीं। कोकटाउन उस जगह का नाम है जहां मशीनें इंसानों से ज्यादा कीमती हो जाती। कोकटाउन के दो प्रमुख पात्र ग्रैट ग्राइंड और बाउंडरबी। ग्रैट ग्राइंड एक स्कूल मास्टर और सांसद। उसका पूरा दर्शन केवल और केवल तथ्य पर आधारित। केवल तथ्य, भावनाएं बेकार, कल्पनाएं व्यर्थ, संवेदना निरर्थक। वह अपने बच्चों लुइसा और टॉम को लिटिल पिक्चर यानी छोटे घड़े कहता, जिन्हें केवल तथ्यों से भर दिया जाना है। परिणाम, लुइसा के भीतर संवेदनाएं तो हैं, पर वह अपनी संवेदनाओं को पहचान पाने में असमर्थ बनी रहती है। हाँ, नैतिक रूप से भ्रष्ट और पतित हो जाता है। वहीं ग्रैट ग्राइंड का अन्य शिष्य जिसका नाम बिट्जर है, वह तो तर्क का इतना चरम रूप बन जाता है कि उसके लिए हृदय केवल रक्त संचार का एक यंत्र मात्र बन जाता है। ग्रैट ग्राइंड की एक और शिष्या है जिसका नाम सिसी। सिसी का बचपन एक सर्कस कंपनी के सानिध्य में गुजरा था, लिहाजा उसके भीतर कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं बची रह जाती। ग्रैट ग्राइंड की वह एकमात्र शिष्या है जो अपनी मानवीयता, अपनी संवेदनाओं के साथ जीवित रहती। ग्रैट ग्राइंड की सोच का एक और उदाहरण देखिए। जब लुइसा बड़ी होती है तो ग्रैट ग्राइंड उसे सलाह देता है कि वह उसके मित्र बाउंडरबी से शादी करे। यहाँ बाउंडरबी की उम्र 50 के लगभग और लुइसा की उम्र मात्र 20 साल। लुइसा पूछती है कि क्या मैं उसे प्रेम करती हूँ? ग्रैट ग्राइंड का जवाब, तथ्य यह है कि तुम्हारी उम्र 20, तथ्य यह है कि बाउंडरबी की उम्र 50 साल, तथ्य यह है कि इंग्लैंड और वेल्स
के आंकड़े बताते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और यह भी तथ्य है कि भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों और चीन के बड़े हिस्से तथा टार्टरी और कालमुक्स के बीच भी ब्ला 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 इसी प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं। यानी ग्रैंड ग्राइंड तथ्यों की सहायता से लुइसा को अपने मित्र बाउंडर बी से विवाह करने के लिए प्रेरित करता। हाँ, सही सुना। अपनी बेटी की शादी का फैसला करने के लिए ग्रैंड ग्राइंड सुदूर स्थित टार्टरी और कालमुक्स के आंकड़ों को खोज लाता। कल्पना कीजिए, प्रेम, भावना, करुणा, इन सब का उसकी जिंदगी में कोई भी स्थान नहीं। लुइसा, जिसने कभी अपनी भावनाओं को पहचानना सीखा ही नहीं, वह अंततः विवाह को स्वीकार कर लेती। उपन्यास का सबसे शक्तिशाली दृश्य तब आता है जब टॉम यानी लुइसा का भाई एक बैंक चोरी कर लेता है और उसका आरोप एक ईमानदार मजदूर स्टीफन ब्लैकपूल पर लगा देता है। स्टीफन मर जाता है और टॉम भागने की कोशिश करता। तब उसी सर्कस के लोग, जिसमें सिसी का बचपन गुजरा था, जिन्हें ग्रैंड ग्राइंड कभी बेकार कल्पना का प्रतीक समझता था, टॉम को छिपाने में मदद करते हैं। लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है बिट्जर, वही बिट्जर जिसे ग्रैंड ग्राइंड ने बचपन से ही केवल शुष्क तथ्यों की शिक्षा देने का कार्य किया। अब देखिए ये संवाद। मैं इस संवाद को आपको वैसा ही सुना रहा हूँ जैसा कि डिकेंस ने लिखा। ग्रैंड ग्राइंड कहता है कि क्या तुम सुलभ हो किसी करुणा में प्रभाव के लिए? बिट्जर का जवाब, मैं तर्क के लिए सुलभ हूँ सर, और किसी चीज के लिए नहीं। इस पर ग्रैंड ग्राइंड पूछता है कि क्या तुम्हारे हृदय ही नहीं है? और बिट्जर कहता है कि हार्वे के रक्त सिद्धांत से परिचित हर इंसान यह मानेगा कि मेरे पास भी हृदय, पर यह रक्त संचार के एक यंत्र के अलावा और कुछ नहीं। इसमें संवेदना और कल्पना ढूंढने की कोशिश करना एक बेवकूफाना और वाहियात बात। यह वह क्षण है जब गुरु अपनी ही शिक्षा का शिकार बन जाता है। वही ग्रैंड ग्राइंड जिसने जीवन भर तथ्यों का ढिढोरा पीटा, आज अपने ही शिष्य बिट्जर से करुणा की भीख मांग रहा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य। हार्ड टाइम का प्रकाशन 1854 में हुआ। दास कैपिटल, मार्क्स की महान कृति, 1867 में प्रकाशित। यानी डिकेंस ने मार्क्स से पहले ही पूंजीवादी क्रूरता को देख लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्क्स ने पूंजीवाद की आर्थिक और संरचनात्मक आलोचना की, तो डिकेंस ने उसकी नैतिक और मानवीय आलोचना। मार्क्स दिमाग से समझता है, डिकेंस दिल से दिखाता है। इस उपन्यास में आपको आगे चलकर विकसित हुई अनेक सैद्धांतिक प्रवृत्तियों के संकेत मिले, जैसे युवा मार्क्स का परायेपन का सिद्धांत, ग्रामशी का प्राधान्य का सिद्धांत तथा मैक्स वेबर की युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन का सिद्धांत। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह उपन्यास आपको क्या महसूस कराता है। वह समाज जिससे संवेदना, करुणा और कल्पना बहिष्कृत कर दी जाए, उस समाज में क्या शेष बचता है, यह उपन्यास इसी बात को दिखाने की कोशिश करता है। आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। डेटा, मैट्रिक्स, केपीआई, एआई, ये सब हमारे चारों ओर, पर क्या हम ग्रैंड ग्राइंड की दुनिया के तो नहीं बनते जा रहे हैं? क्या हमारे स्कूलों में कल्पना को दबा नहीं दिया जाता? क्या हमारे शहर ओक टाउन बनते नहीं जा रहे हैं? क्या हम में से कुछ लोग बिट्जर नहीं बन गए हैं?
जिनके लिए केवल हृदय एक यंत्र मात्र है। डिकेंस ने यह उपन्यास 1854 में लिखा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन स्टीफन ब्लैकपूल जैसा ईमानदार मजदूर जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया, आज भी कोयले की खदानों में खटते हुए मर रहा है। जब तक वह मरता रहेगा तब तक हार्ड टाइम प्रासंगिक बना रहेगा। तो आखिरी सवाल, क्या आप अपने आसपास कोक टाउन को देखते हैं और उसमें बदलाव लाने के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए, क्योंकि साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोचने के लिए होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।